लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 8वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह को काशी की तरफ और भैरव सिंह को रोहतास गढ़ की तरफ रवाना करके कमलिनी अपने साथियों को साथ लिए हुए माया रानी के तिलिस्मी बाग की तरफ रवाना हुई। इस समय रात नाम मात्र को बाकी थी। प्रायः सुबह को चलने वाली दक्षिणी हवा ताजी खिली हुई खुशबूदार फूलों की कलियों में से अपने हिस्से की सबसे पहली खुशबू लिए हुए अटखेलियां करती सामने से चली आ रही थी। हमारे बहादुर कुमार लोग भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे थे। यद्यपि माया रानी का तिलिस्मी बाग यहां से बहुत दूर था, मगर वो खूबसूरत बंगला जो चश्मे के ऊपर बना हुआ था और जिसमें पहले पहल नानक और बाबाजी यानी माया रानी के दरोगा से मुलाकात हुई थी, थोड़ी ही दूर पर था, बल्कि उसकी स्याही दिखाई दे रही थी। हमारे पाठक इस बंगले को भी न भूले होंगे और उन्हें ये बात भी याद होगी कि नानक राम भोली को ढूंढता हुआ चश्मे के किनारे चलकर इसी बंगले में पहुंचा था और इसी जगह से बेबस करके माया रानी के दरबार में पहुंचाया गया था। इंद्रजीत सिंह। कमलिनी से। सूर्योदय के पहले ही हम लोगों को अपना सफर पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे के राज्य में, बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक दुश्मन के राज्य में लापरवाही के साथ घूमना उचित नहीं है। कमलिनी। ठीक है, मगर हमें अब बहुत दूर जाना भी नहीं है। हाथ का इशारा करके। वो जो मकान दिखाई देता है बस वहीं तक चलना है। लाडली। वो तो दरोगा वाला बंगला है। कमलिनी। हाँ, और मैं समझती हूं कि जब से कमबख्त दरोगा कैद हो गया है तब से वो खाली ही रहता होगा। लाडली। हाँ, वो मकान आजकल बिल्कुल खाली पड़ा है। वहां से एक सुरंग माया रानी के बाग तक गई है, मगर उसका हाल सिवाय दरोगा के और किसी को मालूम नहीं है, और दरोगा ने आज तक उसका भेद किसी से नहीं कहा। कमलिनी। ठीक है, मगर मुझे उस सुरंग से कोई मतलब नहीं। उस मकान के पास ही चश्मे के दूसरी तरफ एक टीला है, मैं वहां चलूंगी, क्योंकि आज दिन भर उसी टीले पर बिताना होगा। लाडली। यदि माया रानी का कोई आदमी मिल गया तो? कमलिनी। एक नहीं, अगर 10 भी हों तो क्या परवाह। थोड़ी ही देर में ये मंडली उस मकान के पास जा पहुंची जिसमें दरोगा रहा करता था। कमलिनी ने चाहा कि उस मकान के बगल से होकर चश्मे के पार चली जाए और उस टीले पर पहुंचे जहां जाने की आवश्यकता थी, मगर बंगले के बरामदे में एक लंबे कद के आदमी को टहलते देख वो रुकी और उसी तरफ गौर से देखने लगी। कमलिनी के रुकने से दोनों कुमार और अय्यार लोग भी रुक गए और सभी का ध्यान उसी तरफ जा रहा। सवेरा तो हो चुका था, मगर इतना साफ नहीं हुआ था कि 100 कदम की दूरी से कोई किसी को पहचान सके। उस आदमी ने भी कुंवर इंद्रजीत सिंह की मंडली को देखा और तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ा। कुछ पास आते ही कमलिनी ने उसे पहचाना और कहा, यह तो भूतनाथ है। भूतनाथ नाम सुनते ही शेर सिंह कांप उठा, मगर दिल कड़ा करके चुपचाप खड़ा रहा। कमलिनी भूतनाथ से। वाह वाह वाह, तुम्हारे भरोसे पर अगर कोई काम छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल ही चौपट हो जाए। भूतनाथ हाथ जोड़कर। माफ कीजिएगा, मुझसे एक भूल हो गई और इसी सबब से मैं आज्ञा अनुसार काशी में आपसे मिल ना सका। कमलिनी। भूल कैसी? भूतनाथ। नागर को लिए हुए मैं अपने मकान की तरफ जा रहा था। एक दिन तो बखूबी चला गया। दूसरे दिन जब थक गया तो एक पहाड़ी के नीचे घने जंगल में उसकी गठरी रखकर सुस्ताने के लिए जमीन पर लेट गया। एकाएक कमबख्त नींद ने धर दबाया और मैं सो गया। जब आंख खुली तो नागर को अपने पास न देखकर घबरा गया और उसे चारों तरफ ढूंढने लगा, मगर कहीं पता न लगा। कमलिनी। अफसोस। भूतनाथ। कई दिन तक मैं ढूंढता रहा। आखिर भेष बदलकर जब काशी में आया तो खबर लगी कि नागर अपने मकान में मौजूद है। इसके बाद मैं गुप्त रीत से माया रानी के तिलिस्मी बाग के चारों तरफ घूमने लगा। वहां पता लगा कि दोनों कुमार और उनके अय्यारों को, जिन्हें माया रानी ने कैद कर रखा था, कोई छुड़ा कर ले गया। मैं उसी समय समझ गया कि ये आपका काम है। बस तभी से आपको ढूंढ रहा हूं। इस समय इत्तेफाक से इधर आ निकला। कमलिनी कुछ सोचकर। तुम तो अपने को बड़ा होशियार लगाते हो, मगर वास्तव में कुछ भी नहीं हो। खैर, हम लोगों के साथ चले आओ। भूतनाथ को भी साथ लिए हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई और चश्मे के पास से होकर उस टीले के पास पहुंची जिसके ऊपर जाने का इरादा था। कमलिनी जब अपने साथियों को पीछे पीछे आने के लिए कहकर टीले के ऊपर चढ़ने लगी, तब शेर सिंह ने टोक दिया और कहा, यदि कोई हर्ज ना हो तो आप मेरी एक बात पहले सुन लीजिए। कमलिनी।
आप जो कुछ कहेंगे मैं पहले ही समझ गई। आप चिंता न कीजिए और चले आइए। शेर सिंह, ठीक है, मगर जब तक मैं कुछ कह ना लूंगा जी ना मानेगा। कमलिनी हंसकर, अच्छा कहिए। शेर सिंह को अपने साथ आने का इशारा करके कमलिनी टीले के दूसरी तरफ चली और दोनों कुमार तेज सिंह, तारा सिंह, लाडली और भूतनाथ को टीले के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने के लिए कह गई। टीले के पीछे निराले में पहुंचने पर शेर सिंह ने अपने दिल का हाल कहना शुरू किया। चाहे आप भूतनाथ को कैसा ही नेक और ईमानदार समझती हो, मगर मैं इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि आप उस बेईमान शैतान पर भरोसा न कीजिए। कमलिनी, मैं पहले ही समझ गई थी कि आप यही बात मुझसे कहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भूतनाथ ने जो कुछ काम किए हैं वे उसकी नेक नामी, ईमानदारी और अय्यारी में बट्टा लगाते हैं। परंतु आप कोई तरद्दुद न कीजिए, मैं बड़े बड़े बेईमानों से अपना मतलब निकाल लेती हूं। मेरे साथ वो अगर जरा भी दगा करेगा तो उसे बेकाम करके छोड़ दूंगी। शेर सिंह, मैं समझता हूं कि आप उसका पूरा पूरा हाल नहीं जानती। कमलनी, भूतनाथ यद्यपि तुम्हारा भाई है, मगर मैं उसका हाल तुमसे भी ज्यादा जानती हूं। तुम्हें अगर डर है तो इसी बात का कि यदि कुमारों को मालूम हो गया कि वो तुम्हारा भाई है तो तुम्हारी तरफ से उनका दिल मैला हो जाएगा, या भूतनाथ अगर कोई बुराई कर बैठेगा तो मुफ्त में तुम भी बदनाम किए जाओगे। शेर सिंह, हाँ हाँ, बस इसी सोच में मैं मरा जाता हूं। कमलिनी, तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे सिर पर कोई बदनामी ना आवेगी। जो कुछ होगा मैं समझ लूंगी। शेर सिंह, अख्तियार आपको है, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। दोनों कुमार और उनके साथी लोग टीले पर चढ़ चुके थे। इसके बाद शेर सिंह को अपने साथ लिए हुए कमलिनी भी वहां जा पहुंची। टीले के ऊपर की अवस्था देखने से मालूम होता था कि किसी जमाने में वहां पर जरूर कोई खूबसूरत मकान बना हुआ होगा, मगर इस समय तो एक कोठरी के सिवाय वहां और कुछ भी मौजूद न था। ये कोठरी 20-25 आदमियों के बैठने के योग्य थी। कोठरी के बीचों बीच पत्थर का एक चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर पत्थर ही का शेर बैठा था। कमलिनी ने उसी जगह सभी को बैठने के लिए कहा और भूतनाथ की तरफ देखकर बोली, इसी जगह से एक रास्ता माया रानी के तिलिस्मी बाग में गया है। तुम्हें छोड़ सब लोगों को लेकर मैं वहां जाऊंगी और कुछ दिनों तक उसी बाग में रहकर अपना काम करूंगी। तब तक के लिए एक दूसरा काम तुम्हारे सुपुर्द करती हूं। आशा है तुम बड़ी होशियारी से उस काम को करोगे। भूतनाथ, जो कुछ आज्ञा हो मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर इस समय सबसे पहले मैं 2-4 बातें आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप एकांत में सुने तो ठीक है। कमलिनी, कोई अर्ज नहीं, तुम जो कुछ कहोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर भूतनाथ को साथ लिए कमलिनी उस कोठरी के बाहर निकल आई और दूसरी तरफ एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर भूतनाथ से बातचीत करने लगी। 2 घड़ी से ज्यादा दोनों में बातचीत होती रही, जिसे इस जगह लिखना हम मुनासिब नहीं समझते। अंत में भूतनाथ ने अपने बटुए में से कलम, दवात और कागज का टुकड़ा निकालकर कमलिनी के सामने रख दिया। कमलिनी ने एक चिट्ठी अपने बहनोई राजा गोपाल सिंह के नाम लिखी और उसमें यह लिखा कि भूतनाथ को ये चिट्ठी देकर हम तुम्हारे पास भेजते हैं। इसे बहुत ही नेक और ईमानदार समझना और हर एक काम में इसकी राय और मदद लेना। यदि ये किसी जगह ले जाए तो बेखटके चले जाना, और यदि अपनी इच्छानुसार कोई काम करने के लिए कहे तो उसमें किसी तरह का शक न करना। मैं इससे अपना भेद नहीं छिपाती और इसे अपना विश्वास पात्र समझती हूं। इसके बाद हस्ताक्षर और निशान करके वो चिट्ठी भूतनाथ के हवाले की और कहा कि बस तुम इसी समय मनोरमा के मकान की तरफ चले जाओ और राजा गोपाल सिंह से मिलकर काम करो, या जो मुनासिब हो करो, मगर देखो खूब होशियारी से काम करना। मामला बहुत नाजुक है और तुम्हारे ईमान में जरा सा फर्क पड़ेगा तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। आप हर तरह से बेफिक्र रहिए। कहकर भूतनाथ टीले के नीचे उतर आया और देखते देखते सामने के जंगल में घुसकर गायब हो गया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 8वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।